बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज हम जो नॉवल कवर करने जा रहे हैं वो है मोहसिन हमीद का हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया। पाकिस्तान इंग्लिश लिटरेचर का ये चैप्टर नंबर 5 है और मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करवा सकूं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस नॉवल के नॉवेलिस्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो कि है मोहसिन हमीद। ये पाकिस्तान के एक जाने-माने नॉवेलिस्ट हैं और ये भी पाकिस्तानी ब्रिटन राइटर ही हैं। ये पैदा हुए थे लाहौर में 1971 में और ये अपने जो वर्क्स में जो थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, जो आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, उसमें ग्लोबलाइज़ेशन, आइडेंटिटी और ह्यूमन कंडीशन आ जाती है और जिसकी वजह से ही वो जाने जाते हैं। और साथ ही साथ इनको इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिली हुई है और इनके जो वर्क्स हैं, वो दूसरी ज़ुबानों में भी ट्रांसलेशन हो चुके हैं। इनकी अगर अर्ली लाइफ़ की बात करें तो इनकी अर्ली लाइफ़ और एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनके राइटिंग करियर पर। इनका जो लिटरेचर के लिए इंटरेस्ट था जब ये लाहौर में थे तभी इनको पता चल गया था और उसके बाद इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड लॉ स्कूल से इन्होंने एजुकेशन हासिल की। इनिशियली मोहसिन हमीद ने न्यूयॉर्क में एज़ अ लॉयर जो है वो काम किया, लेकिन बाद में इन्होंने अपने पैशन जो इनका राइटिंग के लिए था, उसमें इन्होंने काम किया और एक राइटर बन गए। ये अपने लिरिकल प्रोज़ की वजह से जाने जाते हैं और साथ में और इनका जो नरेशन का स्टाइल था उसकी वजह से भी जाने जाते हैं और किस तरह से हर एक डिटेल पे बात करते थे उसकी वजह से भी जाने जाते हैं। इनकी जो राइटिंग होती थी ये इस तरह लिखते थे कि जो रीडर होता था वो खुद से उनकी स्टोरीज़ को खुद के साथ जो था वो कनेक्ट कर लेता था और ऐसा लगता था कि जैसे स्टोरी में हमारी ही बात हो रही है। अब जो आज हम इनका वर्क जो है वो डिस्कस करेंगे उसमें भी इन्होंने सेकंड नरेशन का इस्तेमाल किया है और यू की बात किया, यानी कि यू, और हर रीडर को लगता है कि ये मेरी ही बात हो रही है और हम हैं इस नॉवल के नरेटर। इनके हम मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं तो इनके मेजर वर्क्स में मौत स्मोक जो है इनका सबसे पहला नॉवल है और एक स्टोरी है एक एक्स बैंकर की जिसको कि अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के साथ मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद जो इनका सेकंड वाला फेमस वर्क है, सेकंड नॉवल है, वो है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। मोहसिन हमीद का सेकंड नॉवल है और ये जो है ये स्टोरी बताता है एक पाकिस्तानी मैन की जो कि डिसाइड करता है कि वो अपनी जो अमेरिका की लाइफ है, इतनी वो ज़बरदस्त किस्म की लाइफ गुजार रहा होता है, उसको वो छोड़ देगा, यानी कि छोड़ के वो वापस आ जाएगा पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वो एक दफ़ा मोहब्बत में नाकाम हो चुका है और दूसरा टेररिस्ट अटैक की वजह से जो 9/11 हुआ था उसकी वजह से। उसके अलावा हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया, ये जो है ये आज हमने पढ़ना भी है और ये जो स्टोरी है ये इनका थर्ड नॉवल है और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो आप होंगे, यानी यू। और ये किस तरह से एक जो लड़का है वो एक रूरल एरिया में रहता है और उसके बाद एक बिज़नेस टाइकून बनने तक जो है वो सारा उसका सफ़र बताएँगे और किस-किस कौन-कौन उसके हर रास्ते में आया और कैसा-कैसा उसने पैसा कमाया, इस सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद एग्ज़िट वेस्ट है, ये इनका फोर्थ वाला नॉवल है और ये स्टोरी है जिसमें कि वो एक यंग कपल के बारे में बताते हैं, नादिया एंड सईद। उनके रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं उस टाइम में जब दुनिया में जो हिजरत का जो एक तूफ़ान सा आया हुआ था। उसके बाद द लास्ट व्हाइट मैन, ये इनका फिफ्थ वाला नॉवल था। तो जो आज हमने इनका नॉवल पढ़ना है, उसकी हम सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो ये जो सेटिंग है इसकी, ये एक विलेज की सेटिंग है और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड नरेशन है, सेकंड पर्सन की बात की हुई है, तो यू का मैं ज़िक्र करूँगी, यानी कि आपका। तो इसमें जो है आपका जो है, वो बचपन गुज़रा है अपनी एक विलेज लाइफ़ में, आप एक विलेज में आप पैदा हुए हैं और आपकी जो अर्ली लाइफ़ है, वो यहीं पे पैदा हुई है और आपकी जो लाइफ़ वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से कट रही है। और आप जो हैं, वो चाहते हैं कि आप अमीर हो जाएँ और वापस इस जगह पर जहाँ पे आप हैं, वहाँ पे आप कभी वापस ना आएँ। आपके जो फ़ादर हैं, वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो अपने सिटी में गुज़ारते हैं, अपने घर से बहुत दूर, क्योंकि उनको चाहिए पैसे ताकि वो अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। तो ये जो नॉवल है, हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया, इसमें ये एक सेल्फ बुक है। सेल्फ बुक है कि जो रीडर है, वो खुद ही एक मेन कैरेक्टर जो है वो रीडर होगा, यानी कि यू। जो पढ़ने वाला है, वो खुद को इस राइटिंग में अज़्यूम करेगा कि इसमें मेरी बात हो रही है। जो राइटर है, उसने मेरे बारे में ये लिखा है। और काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लोगों को एडवाइस देखने को मिलेंगी कि जो राइटर है वो किस तरह से एडवाइस दे रहा है यू को। हर एक चैप्टर जो है, हर एक चैप्टर में डिफरेंट लाइफ़ के बारे में बताया गया कि कैसे-कैसे लाइफ़ जो है वो बढ़ती गई और कैसे-कैसे उसने तरक्की की, यानी कि आपने यू ने किस-किस तरह से तरक्की की और कैसे-कैसे रास्तों को इख्तियार करके वो अमीर हुआ, यानी कि यू किस तरह से अमीर हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि इसका कोई नाम नहीं है और यू का ही ज़िक्र है, हमेशा सेकंड नरेशन है तो यू का ही जो है वो ज़िक्र है। अब यू जो है, आप जो हैं वो सिटी की तरफ मूव कर गए हैं। अपना जो होम टाउन है वो आपने छोड़ दिया है क्योंकि फ्यूचर की इसमें आपको कोई होप नज़र नहीं आती है। जो लोग विलेज में रहते हैं उनका सबसे पहला यही मकसद होता है कि हम अगर शहर में जाके सिटी में जाके शिफ्ट हो जाएँगे, तो हमारी तरक्की का आगाज़ जो है वो वहाँ से हो जाएगा और हम लोग भी अमीर हो जाएँगे। तो सेम यही यू का भी यही नज़रिया है कि हम लोग जब विलेज को छोड़ देंगे और सिटी में जाके सेटल हो जाएँगे, तो तभी हम लोग जो हैं वो अमीर हो जाएँगे। अब जो आपके फ़ादर ने इतना पैसा जो है वो कमा लिया है कि आपके जो हैं वो 3 बहन-भाई हैं, ठीक है? यू, एक भाई है और साथ में एक बहन है।
ठीक है? कि आप आपकी मदर को और आपके सिबलिंग्स को जो है वो शहर में, सिटी में वो ले जा सकें, शिफ्ट यानी कि आप लोग हो जाएँ और वहाँ पे जाके आपको एजुकेशन दी जाए, ताकि एजुकेशन हासिल करने के बाद आप जो है वो अमीर बन सकें एक दिन। सबसे पहला नज़रिया ही हमारे यहाँ ये होता है कि हम अगर एजुकेशन हासिल कर लेंगे, तो हम लोग एक दिन बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएँगे। अब टीनेजर स्कूल में जब यू जो है वो स्कूल जाता है, उसको एक यंग गर्ल के साथ मोहब्बत हो जाती है, जिसको कि यहाँ पर नाम दिया गया है द प्रीटी गर्ल, ठीक है? द प्रीटी गर्ल, यही हम लोगों को नाम देखने को मिलेगा, इसका भी अपना कोई नाम नहीं है। तो ये भी द प्रीटी गर्ल ही है। तो यू को द प्रीटी गर्ल के साथ मोहब्बत हो जाती है। मगर ये जो प्रीटी गर्ल है, वो अपने आप को ये जो है वो भी अमीर होना चाहती है, आपकी तरह, वो भी अमीर होना चाहती है। और वो जो है उसके ज़हन में ये है कि अगर मुझे अमीर होना है, तो मुझे अपने जो इमोशंस हैं, उसको बिल्कुल किल करना पड़ेगा। और वो अपने इमोशंस को बिल्कुल किल करती है और उसको कोई ऑफ़र करता है आके कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और आप मॉडल बन सकती हैं। तो वो उसी के साथ चली जाती है, ठीक है मैं मॉडल बनना चाहूँगी। तो यहाँ पर जो है वो यू का दिल टूट जाता है। अब आहिस्ता-आहिस्ता जो यू है वो अपने करियर की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर राइटर जो है वो यू को एडवाइस करता है कि यू आइडियलिस्ट्स को तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक? जितने भी आइडियल्स हैं, उन सबको अवॉइड करना पड़ेगा और मास्टर से सीखना पड़ेगा। अब मास्टर कौन है? मास्टर एक ऐसा इंसान है जो कि इल्लीगल काम करता है। वेल्दी होने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? यानी कि हर लीगल काम जो है वो करने के लिए तैयार है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए। तो तुम्हें यू को मास्टर से सीखने की ज़रूरत है। मास्टर जो है वो एक ऐसा इंसान है जो कि एक्सपायरी फूड बेचता है, ठीक है? और एक लोकल इसने इसका बिज़नेस जो है वो इसने शुरू किया हुआ है और ये एक इल्लीगल बिज़नेस ही हुआ ना, क्योंकि वो एक्सपायरी फूड बेच रहा है। अब यू जो है वो कुछ पैसे सेव करता है, कुछ मनी सेव करता है ताकि वो अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सके और वो क्या डिसाइड करता है कि वो वाटर का बिज़नेस करेगा। कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर होते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पानी को जो है वो फ़िल्टर करूँगा और फिर उसके बाद उसको बेचूँगा। फ़िल्टर करना भी सिर्फ़ एक बहाना ही होता है कि फ़िल्टर किया हुआ पानी है, तो ये पानी जो है इसमें कोई जरासीम नहीं होंगे। हालाँकि वो भी जो मिनरल वाटर कोई नहीं होता, वो भी खाली टूटियों से भरा हुआ पानी होता है, सादा पानी होता है, आम पानी होता है, बिल्कुल जैसा पानी आम आम जो लोग हैं वो घरों में पीते हैं ना, वो वही पानी होता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर टैग लगा दिया जाता है कि ये मिनरल वाटर है और फ़िल्टर्ड हुआ वाटर है ये। लेकिन वही जो है वो अब काम शुरू कर रहा है यू। यू को जो है होना है वो अमीर होना है। अब उसने जो है ये वाला बिज़नेस शुरू किया है वाटर बॉटल्स का। अब क्या होता है कि यू का जो बिज़नेस है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, बहुत रैपिडली एक्सपैंड हो जाता है और यू का जो वाटर की जो बॉटल्स हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ में जाना शुरू हो जाती हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ और मार्केट में जाना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वज़ह से जो यू के जो राइवल्स हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है? और इसको फिर इसकी जान की धमकियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं कि हम तुम्हें शूट कर देंगे अगर तुमने ये अपना बिज़नेस तुमने बंद ना किया। अपने पोल्यूटेड वाटर अगर तुमने बंद ना किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब इसके लिए क्या हुआ है कि इसने यहाँ पे फिर से राइटर जो है वो उसको करता है एडवाइस करता है। क्या करता है कि अगर तुमने पैसे चाहिए तो तुम्हें इन वायलेंस का जो है वो आदी होना पड़ेगा और तुम्हें खुद भी वायलेंट होना पड़ेगा। तुम्हें खुद भी वायलेंट होना पड़ेगा। क्या वो अब उसको तो ज़ाहिर है अब जान की धमकियाँ मिल रही हैं, तो अब वो क्या करता है वो भी अपने लिए एक शूट मैन को हायर कर लेता है। अब क्या इसी दौरान अब वो खुद फिर से उस प्रीटी गर्ल को देखता है, प्रीटी गर्ल जो कि अब इस वक़्त जो है वो मॉडल बन चुकी है और काफ़ी अच्छी वो सेलिब्रिटी मॉडल बन चुकी है। उसके बाद अब जो है वो यू की उम्र 40s तक हो जाती है, यानी कि 40 साल तक हो जाती है और वो अपने से हाफ़ ऐज की लड़की से शादी कर लेता है। खुद वो 40 का है और 20 साल की लड़की से वो शादी कर लेता है और उनके यहाँ बेटा भी होता है और वो जो है अपने बिज़नेस को बढ़ता हुआ देख रहा है, ठीक है? ईयर्स जो हैं वो गुज़रते जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से एडवाइस मिलती है यू को कि अगर तुम्हें जो है वो अपने बिज़नेस को सेव रखना है ना, तो तुम्हें ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी जो है वो कुछ ना कुछ उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात तुम्हें कायम करने पड़ेंगे। अब वो क्या करता है कि ब्यूरोक्रेट्स के पास जाता है और वहाँ पे जाता है जब तो उसकी कोई भी बात ही नहीं सुनता। अब ब्यूरोक्रेट्स कैसे होते हैं कि उनको भी तो सिर्फ़ पैसे चाहिए होते हैं ना, अगर आप उनको पैसे दे दोगे तो वो आपका काम कर देंगे। अदरवाइज़ सिर्फ़ लारे पे लारा लगता है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब पहले तो वो गया है, उसके बाद उसको किसी ने मुँह नहीं लगाया, लेकिन जब आप उसने यू ने पैसे दिए हैं ब्यूरोक्रेट को, तो उसी वक़्त उसका काम हो जाता है, ठीक है? वहाँ पर उसके ताल्लुकात जो हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद फिर से उसको एडवाइस मिलती है कि अगर तुम्हें अपने मज़ीद अगर तुम्हें अपना बिज़नेस बढ़ाना है, तो तुम्हें मिलिट्री ऑफ़िशियल्स के साथ भी अपने या गवर्नमेंट के साथ भी अपने जो ताल्लुकात हैं, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके उसके उनको भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो वो ये भी करता है। अब इन सब में क्या होता है कि वो जो है वो अपनी सिर्फ़ मनी के पीछे लगा रहता है और अपने रिश्तों को बिल्कुल ही खो देता है। उसकी जो वाइफ़ है उसको भी खो देता है, उसका जो बेटा है वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है और उसका जो बेटा है वो गे होता है। लाइक हमारे यहाँ पाकिस्तान में और ना ही हमारे मज़हब में, इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो पाकिस्तान में गेज़ को वेलकम नहीं किया जाता है। तो वो जो उसका बेटा है वो अमेरिका चला जाता है और जो उसकी वाइफ़ है वो उससे डाइवोर्स ले लेती है। लेकिन अब क्या है कि अब बड़ा-सा उसके पास महल है, पैसा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके पास अब रिश्ते नहीं हैं। वैसे वो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन रिश्तों के मामले में वो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका है। उसे अपनी फैमिली की भी कोई परवाह नहीं है। उसकी जो मदर है उसको कैंसर था और वो पहले से मर चुकी है। उसके फादर ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि वो उसको बचा सकें, लेकिन वो फिर भी मर जाती है। अब जब ये अमीर हो जाता है तो ये भी उनको भी भूल ही जाता है। उसके अपने फादर को बिल्कुल भूल जाता है, अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर को बिल्कुल भूल जाता है। इसका जो ब्रदर होता है वो एक पेंटर होता है, ठीक है? और जब इसको वो मिल रहे होते हैं यू को, जब जान की धमकियाँ मिल रही होती हैं, तो उस वक़्त वो देखता है कि गली में एक एक इंसान की लाश पड़ी हुई है जिसका सर कटा हुआ है और उसकी उँगलियाँ भी कटी हुई हैं। और वो जो है वो शायद इसका भाई है। यू का वो भाई है, ठीक है? और इसको कुछ भी खबर नहीं है। और वो भी चला गया है इस दुनिया से और यहाँ पे अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। पहले अब फैमिली इसने पहले अपनी खो दी, उसके बाद अब वाइफ़ भी चली गई है, बेटा जो है वो अमेरिका जाके सेटल हो गया है, अमेरिका चला गया है और सारी जो इसके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ हैं जो जितने भी इसने दोस्त बनाए थे अपनी सारी बिज़नेस में, सब के सब यू के अगेंस्ट हो चुके हैं।
बिज़नेस जो है वो यू का आहिस्ता-आहिस्ता डिक्लाइन का शिकार हो रहा है। अब यहाँ पे एक रिलेटिव की बात की है, जो रिलेटिव है ये इसकी एक्स वाइफ़ का ब्रदर है। अब वो जो है उसकी सिर्फ़ नज़र इसके पैसे पे है और वो इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाता है इसकी कंपनी को और जिसकी वज़ह से इसको 2 दफ़ा हार्ट अटैक आता है, ठीक है? 2 दफ़ा इसको हार्ट अटैक आता है। अब ये जो यू है वो एक 2 स्टार होटल में जाके रहता है और फिर से दोबारा से इसकी मुलाकात होती है उसी प्रीटी गर्ल के साथ। अब वो जो प्रीटी गर्ल है वो एक वो बूढ़ी औरत बन चुकी है और जब ये एक-दूसरे को देखते हैं तो एक-दूसरे के पास आते हैं और उसके बाद अ, जो प्रीटी वुमन है वो यू से पूछती है कि क्या मैं भी इतनी ही बुरी लग रही हूँ जितनी बुरी इस वक़्त आप लग रहे हैं? यानी कि जितने इस वक़्त बुरे तुम लग रहे हो उतनी बुरी मैं लग रही हूँ, यानी उतनी अगली लग रही हूँ मैं। तो वो यू जो है वो जवाब देता है कि नहीं, ठीक है? और वो फिर प्रीटी गर्ल इसको कहती है कि मुझे ये था कि आप एक ऑनेस्ट मुझे जवाब देंगे। उसके बाद अब ये जो प्रीटी गर्ल है उसका भी ये जो बिल्कुल एक वो पीक पे थी उसका भी डिक्लाइन आ गया क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। उसके पास भी इतना कोई ख़ास पैसा नहीं है और वो एक टाउन में जाके रह रही है। और प्रीटी गर्ल और जो यू है वो फिर रहना शुरू कर देते हैं एक साथ और प्रीटी गर्ल को भी कैंसर होता है और फिर उसके बाद प्रीटी गर्ल की भी डेथ हो जाती है। यानी कि ज़िंदगी के कुछ दिन या कुछ साल, कुछ महीने वो एक-दूसरे के साथ गुज़ारते हैं। उसके बाद जो प्रीटी गर्ल है उसकी डेथ हो जाती है। कुछ देर के बाद क्या होता है कि फिर से खुद को हॉस्पिटल में पाता है, ठीक है? और वहाँ पे इसकी एक्स वाइफ़, इसका बेटा और साथ में इसका वो जो इसकी एक्स वाइफ़ का जो ब्रदर है, वही होते हैं और वो उसको देख रहे होते हैं और वहाँ पे अपने पास हॉस्पिटल में पाता है। और वो अपने पास प्रीटी गर्ल को भी अपने तकिए के करीब पाता है बैठी हुई को, कि उस वक़्त जो है वो प्रीटी गर्ल जवान है, ठीक है? बिल्कुल जवान है और फिर उसको भी वो लेने के लिए आ जाती है कि हम सबको एक ना एक दिन मरना ही है, तो तुम अब आओ मेरे साथ जन्नत में, यानी कि हेवन तक उसको ले जाने के लिए वो आ जाती है। तो यहीं पर जो ये नॉवल है वो एंड हो जाता है। यानी कि इससे हम लोगों को क्या सबक मिलता है कि एक बॉय है बहुत ज़्यादा जो कि जिसने गरीबी देखी है और और वो चाहता है कि वो अमीर हो जाए, वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ पलट के ना देखे और जब उसके पास पैसा आता है, वो अपने रिश्तों को खोता चला जाता है और जब ज़िंदगी के आखिरी लम्हात उसके चल रहे होते हैं, जब बिल्कुल फिर से वो बैंकरप्ट हो जाता है। उसके बाद वो दोबारा से उन रिश्तों को जो है वो थोड़ा बहुत एन्जॉय करता है कि सब कुछ पैसा नहीं होता है, रिश्तों रिश्तों की भी अपनी अहमियत होती है। लेकिन आखिर में क्या है कि हम सबको मरना ही है, ठीक है? यू को मरना है हर एक को मरना है। उसके बाद हम देखते हैं मोहसिन हमीद एज़ अ डायस्पोरा राइटर। ये जो है डायस्पोरा राइटर्स के बारे में पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मे बी आपसे इस चैप्टर में यही क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहसिन हमीद को एज़ अ डायस्पोरिक राइटर जो हैं उसको लिखें, तो इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। तो इसमें देखते हैं अब डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा कहते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि पहले एक मुल्क में रहती है, उसके बाद वो कहीं और माइग्रेट करके चली जाती है, यानी हिजरत करके कहीं और जाके चली जाती है। वहाँ यहाँ से वो कोई और कल्चर अडॉप्ट करके गई हैं, अब वहाँ पे जाएँगे तो वहाँ पे जाके कोई और कल्चर होगा। तो अब क्या होगा कि दोनों का कल्चर जो है वो आपस में ब्लेंड होके एक न्यू कल्चर निकलेगा, ठीक है? तो मोहसिन हमीद जो हैं वो एक डायस्पोरा राइटर किस तरह से हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में पैदा हुए और उस वक़्त ये ब्रिटेन में रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ का कल्चर यहाँ का कल्चर उन्होंने ब्लेंड किया और एक नया कल्चर बना या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि ये जो है एक यहाँ के कल्चर को और वहाँ के कल्चर को आपस में कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में अपने इस नॉवल में बताया है। बाहर के मुल्क में रहते हुए, अब्रॉड में रहते हुए भी ये पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं, तो इसको कहते हैं डायस्पोरा राइटिंग। कि बाहर के मुल्क में रहते हुए भी जिस कंट्री से आप आए हैं, आप उसी कंट्री के बारे में लिखें, तो इसको हम लोग डायस्पोरा राइटिंग कहेंगे। ये जो नॉवल जो है वो जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात की थी कि वेस्टर्न कल्चर कैसा है और बाद में इन्होंने पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बात की कि पाकिस्तानी कल्चर कहता है, हमारा हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल भी हम लोगों को सही से चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद हमारा जो है वो सिर्फ़ है कि एशिया में रहना है अगर और अमीर होना है तो हमें इल्लीगल काम ही करने पड़ेंगे। अब इन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में हम लोगों को बताया था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो इन्होंने मूव ऑन किया था, पहले पाकिस्तान में थे, उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स में गए एंड लेटर ऑन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? और यही जो है ये रिफ्लेक्ट करता है इनके डायस्पोरिक एक्सपीरियंसेस को कि इन्होंने मल्टी कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसके बाद क्रॉस कल्चरल आइडेंटिटी। इनके जो वर्क्स हैं वो क्रॉस कल्चरल आइडेंटिटीज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं। इसमें बिलॉन्गिंग आ जाती हैं, एलिनेशंस आ जाती है, कॉमन थीम्स आ जाते हैं कि डायस्पोरा लिटरेचर में कौन-कौन से ऐसे थीम्स हैं जो कॉमन है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है इन्होंने अडॉप्ट किया अपनी राइटिंग में ग्लोबल पर्सपेक्टिव को। इन्होंने यूनिवर्सल थीम्स को अपनी राइटिंग में एड्रेस किया। यूनिवर्सल इश्यूज़ के बारे में इन्होंने बात की कि इनका जो भी रीडर है वो किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हो, वो खुद के साथ उसको रिलेट कर सके। उसके बाद हाइब्रिडिटी आ जाती है। इनके जो नॉवल हैं इनमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्लेंड किया हुआ है। इस डिफरेंट कल्चर आ जाते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स को उन्होंने आपस में ब्लेंड किया, जॉनरास को आपस में जो है वो ब्लेंड किया, स्टाइल्स को इन्होंने ब्लेंड किया और यही जो हाइब्रिडिटी है यही इनके डायस्पोरा एक्सपीरियंस की वजह से है कि इन्होंने डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी। अब जो भी एक डायस्पोरा राइटर होगा ना या फिर डायस्पोरा पीपल होते हैं, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस का वो शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक आइडेंटिटी नहीं रहती फिर। अब वो जो है वो अगर पाकिस्तान से गए हैं, यूनाइटेड नेशन गए हैं या ब्रिटेन गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, तो वहाँ पर जाके उनकी आइडेंटिटी जो है वो एक सवालिया निशान बन जाती है कि इस वक़्त हम क्या हैं, ठीक है? अब यहाँ पर इन्होंने जो है वो किस-किस तरह से कौन-कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं आइडेंटिटीज़ को लेके, नेशनैलिटी को लेके, बिलॉन्गिंग्स को लेके, ये सारी चीज़ें जो है ये इन्होंने डायस्पोरा लिटरेचर में बताई हुई हैं।
इसके अलावा माइग्रेशन एंड मूवमेंट। इनके नॉवल में हम लोगों को ये भी एक फीचर्स देखने को मिलेगा कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं, वो भी जो है वो भी डिफरेंट जगह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, यानी कि उन्होंने माइग्रेशन की है, उन्होंने मूवमेंट की है एक जगह से दूसरी जगह तक। के बाद कल्चरल नेगोशिएशन आ जाती है, तो इनकी राइटिंग में हम लोगों को ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि किस तरह से डिफरेंट जो हैं, वो कल्चर आपस में जब इंटरसेक्ट्स होते हैं और उसके बाद जो है वो एक न्यू कल्चर एक निकलता है और वो किस तरह से लिटरेचर पे किस तरह से उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।